यूएई और ईरान के बीच तनाव अब खुले संघर्ष की ओर लगातार बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिकी सीजफायर अवधि के दौरान यूएई ने ईरान की एक अहम तेल रिफाइनरी पर गुप्त सैन्य कार्रवाई कर दी थी, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। बता दें कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संघर्ष विराम की घोषणा की थी, उसी दौरान यूएई की वायुसेना ने ईरान के लवन द्वीप पर स्थित एक प्रमुख तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया। इस हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई और ईरान की तेल उत्पादन क्षमता पर गंभीर असर पड़ा। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि यह नुकसान कई महीनों तक उत्पाद को बाधित कर सकता है। आपको हम ये भी बताते चलें कि उस समय ईरान ने इस घटना को दुश्मन का हमला बताया था, लेकिन हमले के पीछे किस देश का हाथ था, इसका आधिकारिक खुलासा नहीं किया गया था। अब सामने आ रही रिपोर्ट्स में यूएई की भूमिका की बात कही जा रही थी, जिससे क्षेत्रीय भू राजनीतिक तनाव और बढ़ गया। बताया जा रहा है कि इस हमले के जवाब में ईरान ने भी बड़ा सैन्य कदम उठाया और यूएई पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर दिए। आंकड़ों के मुताबिक ईरान ने लगभग 2800 से अधिक मिसाइलें और ड्रोन दागे, जो इस पूरे संघर्ष में अब तक की सबसे बड़ी जवाबी कार्रवाई मानी जा रही है। दिलचस्प बात तो यह भी है कि यह संख्या इजरायल पर किए गए हमलों में अधिक बताई गई है। इन हमलों का सीधा असर यूएई की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। दुबई और अबू धाबी जैसे प्रमुख शहरों में हवाई यातायात बाधित हुए हैं, पर्यटन उद्योग को नुकसान पहुंचा है और रियल एस्टेट बाजार पर साफ तौर पर जो दबाव है वो यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यूएई फैसले के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई जो है वो साफ तौर पर देखने को मिली, जिसकी तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि भले ही इस समय अमेरिका का ध्यान ईरान संकट की ओर बहुत ज्यादा है, लेकिन यूक्रेन में शांति बहाली अभी भी वॉशिंगटन की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है जब वैश्विक स्तर पर कई संघर्ष एक साथ चर्चा में है और पश्चिमी देशों की रणनीतिक प्राथमिकताएं बदलती दिख रही हैं। जेलेंस्की ने अपने संबोधन में स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका और अमेरिकी नेतृत्व अभी भी कूटनीतिक रूप से सक्रिय है और यूक्रेन को समर्थन देने की नीति में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण यूक्रेन संकट पर वैश्विक ध्यान कुछ हद तक विभाजित हुआ है। बता दें कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस की आक्रामक सैन्य रणनीति पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि इस युद्ध ने आधुनिक युद्ध की तकनीक को पूरी तरीके से बदल दिया है। विशेष रूप से ड्रोन तकनीक का बढ़ता उपयोग अब सामने बड़ा खतरा बनकर आया है, जिससे युद्ध का दायरा और ज्यादा बढ़ा है और विनाश लगातार हो रहा है। बता दें कि उनके द्वारा हमले न केवल यूक्रेन बल्कि वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था के लिए चुनौती बन रहे हैं, ये कहा गया है। इसी बीच जेलेंस्की ने यह भी संकेत दिया है कि यूक्रेन अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर रणनीतिक कदम उठा रहा है। उन्होंने बताया कि लगभग 20 देश यूक्रेन के साथ ड्रोन तकनीक और रक्षा सहयोग को लेकर विभिन्न स्तरों पर बातचीत कर रहे हैं। इनमें से कई देशों के साथ राजनीतिक सहमति बन चुकी है और जल्द ही औपचारिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। यूक्रेन ने कनाडा के साथ भी अपने रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाते हुए ड्रोन तकनीक से जुड़ी हुई डील पर काम करना शुरू किया है। इसके साथ ही यूक्रेन की योजना केवल विदेशी सहायता पर निर्भर रहने की नहीं है, ये साफ तौर पर उनकी जो रणनीति है उसको कुल मिलाकर माना जा रहा है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच ईरान अमेरिका के रिश्ते एक बार फिर बेहद तल्ख हो गए हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट शब्दों में अमेरिका को सैन्य कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी दी है और आरोप लगाया है कि वॉशिंगटन परमाणु वार्ता को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब पश्चिम एशिया में सुरक्षा और कूटनीतिक समीकरण काफी तेजी के साथ बदल रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल ने यह कहा कि यदि कोई भी देश ईरान की संप्रभुता पर हमला करने की कोशिश करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने यह भी दावा किया है कि ईरान किसी भी प्रकार की जमीनी या सैन्य हमले का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दें कि बघई ने अमेरिका पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि वॉशिंगटन परमाणु वार्ता को एक कूटनीतिक प्रक्रिया के बजाय दबाव में बनाने के साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। उनके मुताबिक अमेरिका ईरान को अपनी शर्तों पर झुकाने की कोशिश कर रहा है, जिसे ईरान किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कुछ महीनों में बातचीत के प्रयास कई बार असफल हुए हैं, क्योंकि अमेरिका एक तरफ शर्तें थोपने की नीति पर काम कर रहा है, तो वहीं ईरानी प्रवक्ता ने अमेरिका को अविश्वसनीय पक्ष बताते हुए कहा कि अब तेहरान को उस पर भरोसा नहीं रहा। उन्होंने दावा किया है कि पिछले 9 महीनों में 2 बार बातचीत की प्रक्रिया टूट चुकी है। इसी कारण ईरान ने हालिया परमाणु प्रस्तावों को भी खारिज कर दिया है। इसी बीच बघई ने यह भी बताया है कि ईरान के विदेश मंत्री जल्द ही ब्रिक्स बैठक में भाग लेने के लिए भारत का दौरा करेंगे। बता दें कि ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब ईरान वैश्विक मंच पर अपनी कूटनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।
होर्मुज को लेकर भी ईरान ने अपना रुख स्पष्ट किया है। बघाई का यह साफ तौर पर कहना है कि हम कोशिश करेंगे, लेकिन जो वार्ता की उम्मीद है वो बेहद कम नजर आ रही है। तो परमाणु वार्ता पर गंभीर आरोप जो है वो साफ तौर पर लगाए गए हैं। ब्रिक्स बैठक के लिए भारत आएंगे ईरानी विदेश मंत्री, इस बात की जानकारी फिलहाल साझा की गई है। तो बता दें आपको कि खाड़ी तनाव से वैश्विक चिंताएं लगातार बढ़ी हुई हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में चीजें किस हद तक सुधरती हैं। जो है वो यहां पर बढ़ रही हैं, इस साफ तौर पर जताया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव अब एक नए कूटनीतिक मोड़ पर पहुंचता हुआ दिख रहा है, जहां पर पाकिस्तान की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के दौरान मध्यस्थता की भूमिका निभाने की कोशिश की थी, लेकिन इसी बीच उस पर ईरान की सैन्य गतिविधियों को लेकर विवाद जो है वो साफ तौर पर खड़ा हो गया। सीबीएस न्यूज की एक रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है कि अप्रैल की शुरुआत में घोषित सीजफायर के तुरंत बाद ईरान ने अपने कुछ सैन्य विमानों को पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस रावलपिंडी भेजा था। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इसमें ईरानी वायुसेना का RC-130 टोही विमान भी शामिल था, जिसे संभावित अमेरिकी हमलों से बचाने के लिए वहां तैनात किया गया था। दावा यह भी किया गया है कि ईरान ने अपने कुछ बचे हुए सैन्य संसाधनों को सुरक्षित स्थान पर रखने के उद्देश्य से पाकिस्तान का इस्तेमाल एक सुरक्षित ठिकाने के रूप में किया था। इस रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और पाकिस्तान की विदेश नीति पर सवाल उठने लगे हैं। अमेरिकी सेनेटर ग्राहम ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, यदि ये रिपोर्ट सही है तो मध्यस्थता के रूप में पाकिस्तान की भूमिका पर पुनर्विचार करना जरूरी होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इजरायल को लेकर पाकिस्तान के पुराने बयानों को देखते हुए उन्हें इस खुलासे पर ज्यादा हैरानी नहीं हुई है। पाकिस्तान ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नूर खान एयरबेस एक अत्यंत संवेदनशील और घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है, जहां इस तरीके की कोई भी गुप्त गतिविधि संभव है ही नहीं। उन्होंने इन दावों को पूरी तरीके से गलत और भ्रामक बताया। इस बीच अफगानिस्तान को लेकर भी कुछ इस तरीके के दावे सामने आए, जहां कहा गया है कि ईरानी विमान वहां पहुंचते हैं, लेकिन तालिबान के प्रवक्ता मुजाहिद ने इन खबरों को खारिज करते हुए कहा कि ईरान को अपने विमान अफगानिस्तान भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी और ये सभी रिपोर्ट्स तथ्यहीन हैं। फिलहाल अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान के बीच ये विवाद क्षेत्रीय कूटनीति को और अधिक जटिल साफ तौर पर बना रहा है। तो पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज जो है वो यहां पर कर दिया गया है। अमेरिका ईरान तनाव व पाकिस्तान की भूमिका पर एक बार फिर से सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। वैश्विक ऊर्जा बाजार में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। चीन ने जून महीने के लिए सऊदी अरब से कच्चे तेल की खरीदारी में रिकॉर्ड स्तर पर कटौती कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक सूत्रों के अनुसार तेल की बढ़ती कीमतों के कारण चीन की रिफाइनरियां अब सस्ती दरों पर कच्चा तेल खरीदने के लिए रणनीति अपना रही हैं, जबकि सऊदी अरब अपनी कीमतों में अपेक्षित कमी नहीं कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान संघर्ष और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के चलते वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसका असर दुनिया के सबसे बड़े तेल आयात देशों में शामिल चीन पर भी साफ दिखाई दे रहा है। चीन की कई बड़ी ऊर्जा कंपनियों ने महंगे तेल के कारण अपने ऑर्डर कम कर दिए हैं। व्यापारिक सूत्रों के अनुसार सऊदी अरब की सरकार ऊर्जा कंपनी सऊदी एरामको जून महीने में चीन को करीब 1 करोड़ बैरल कच्चा तेल भेजेगी। ये मात्रा लगभग 3.33 लाख बैरल प्रतिदिन के बराबर होती है, जो पिछले वर्षों की तुलना में बेहद कम मानी जा रही है। आपको बता दें कि आंकड़ों के अनुसार ये अब तक का सबसे कम स्तर है जब चीन ने सऊदी अरब से इतनी कम मात्रा में तेल खरीदा हो। तुलना करें तो वर्ष 2025 के दौरान सऊदी अरब चीन को औसतन 13.9 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल निर्यात कराता था। सूत्रों के मुताबिक चीन की प्रमुख रिफाइनरी कंपनियां जैसे कि सिनोचिम और आपको बता दें कि रोंगशेंग ने जून के लिए अपनी खरीद में उल्लेखनीय कटौती कर दी। इन कंपनियों का मानना है कि मौजूदा कीमतों पर तेल खरीदना आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ता है और तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती है तो आने वाले महीनों में वैश्विक तेल व्यापार के समीकरण और बदल सकते हैं। इससे सऊदी अरब की निर्यात रणनीति और चीन की ऊर्जा नीति दोनों पर असर पड़ने की संभावना है। फिलहाल चीन की यह रणनीति वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए एक बड़ा संकेत मानी जा रही है, क्योंकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था द्वारा तेल आयात में कटौती अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और आपूर्ति संतुलन को प्रभावित भी कर सकती है।
पश्चिम एशिया में जारी तनाव, ईरान संकट और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में आपको बता दें कि बढ़ती अस्थिरता के बीच सऊदी अरब का बदला हुआ रुख वैश्विक राजनीति में बड़ा चर्चा का केंद्र बन गया है। बता दें कि लंबे समय तक अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक सहयोगी माने जाने वाला सऊदी अरब अब कई मुद्दों पर वॉशिंगटन और इजराइल से दूरी बनाता दिख रहा है। हालिया घटनाक्रम ने यह संकेत दिया है कि खाड़ी क्षेत्र की राजनीति अब तेजी के साथ नए समीकरणों की ओर बढ़ रही है। इस बदलाव का सबसे बड़ा संकेत तब मिला जब सऊदी शाही परिवार के वरिष्ठ सदस्य और पूर्व खुफिया प्रमुख प्रिंस तुर्की अल फैसल ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर गंभीर आरोप लगा दिए। सरकारी अखबार अरब न्यूज में प्रकाशित अपने लेख में प्रिंस ने यह दावा किया है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल की सैन्य रणनीति केवल सुरक्षा का मुद्दा नहीं थी, बल्कि ये नेतन्याहू की एक बड़ी राजनीतिक और सामरिक योजना का हिस्सा थी। बता रहे हैं कि प्रिंस तुर्की अल फैसल के अनुसार नेतन्याहू लगातार ऐसी परिस्थितियां बनाना चाहते हैं जिससे सऊदी अरब और ईरान के बीच सीधा सैन्य टकराव हो जाए। उनका कहना था कि यदि दोनों क्षेत्र शक्तियों के बीच युद्ध छिड़ता है तो पूरा पश्चिम एशिया लंबे संघर्ष की आग में झोंक दिया जाएगा। हालांकि सऊदी नेतृत्व इस रणनीति से खुद को अलग रख रहा है और किसी भी सैन्य उकसावे का हिस्सा बनने से इनकार कर रहा है। इसी बीच एक महत्वपूर्ण खुलासा सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम की एक सैन्य योजना तैयार कर ली है। इस योजना का उद्देश्य स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में फंसे तेल टैंकरों को अमेरिकी सैन्य सुरक्षा प्रदान कर सुरक्षित बाहर निकालना था। इसके लिए अमेरिका को सऊदी अरब के स्पेस और सैन्य ठिकानों की आवश्यकता थी, लेकिन रियाद ने इस योजना का समर्थन देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। विश्लेषकों का मानना है कि सऊदी अरब का यह फैसला केवल सैन्य रणनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि उस नई विदेश नीति का संकेत भी हो सकता है। हाल के वर्षों में सऊदी अरब ने चीन, रूस और ईरान के साथ भी कूटनीतिक संपर्क बढ़ाए हैं। ऐसे में रियाद अब केवल अमेरिका पर साफ तौर पर निर्भर हो रहा है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ संकट पर बदलते दिखे हैं खाड़ी समीकरण। आपको बता रहे हैं कि सऊदी अरब ने अमेरिका इजरायल रणनीति से साफ तौर पर दूरी जो है वो यहाँ पर बनाई हुई है। प्रिंस तुर्की अल फैसल ने नेतन्याहू पर गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं। उनका कहना है कि नेतन्याहू चाहते हैं कि सऊदी अरब और ईरान में सीधा सैन्य टकराव हो जाए, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ संकट पर खाड़ी समीकरण लगातार बदल रहे हैं।